गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है इंडो चीन का राष्ट्रवाद। तो इंडो चीन ये क्या चीज़ है प्यारे बच्चों? तो इसके पहले हम लोग कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ें। वियतनाम पर 1930 ईस्वी के दशक की आर्थिक मंदी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो चावल और रबड़ के कीमतें तेज़ी से गिरी, जिससे गांव में बेरोजगारी बढ़ गई और लोगों पर कर्ज बढ़ने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने विरोध में आवाज़ उठानी शुरू कर दी और नंगे अन और 3 राज्यों में ऐसे प्रतिशोध या प्रतिरोध का केंद्र बिंदु थे। फ्रेंच के शासक इन विरोधों को, जो वे लोग लंगे ढंग वो जो प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, तो फ्रेंच के शासक ने उस विरोध को कुचलना शुरू कर दिया। ये नियम है, जब आप आंदोलन करेंगे तो जो शासक वर्ग है वह उसे कुचलना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें बम का भी इस्तेमाल किया गया। 30 फरवरी 1930 की फरवरी में हो चिन मिन ने कई विरोधी राष्ट्रवादी गुटों को एक साथ लाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब वियतनाम कोंग सन डांग का गठन किया। याद रखिएगा। इसके बाद में इसका नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। उसी का नाम बदला। कौन? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात वियतनाम कोंग सोंग डोंग को ही बदल करके और क्या रखा गया? इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। वियतनाम में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? यह वह दौर था जब जापान दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अब राष्ट्रवादी नेताओं के 2 दुश्मन हो गए थे, एक फ्रेंच और दूसरा जापानी। तो लीग ऑफ द इंडोपेडेस ऑफ वियतनाम, माने वियतनाम या वियतनाम डोंग लैम्प डोंग मिन, माने इसका नाम हो गया। वियतनाम ने जापान हुकूमत के खिलाफ लड़ाई और 1945 में हनोई को अपने कब्जा में ले लिया। इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का निर्माण हुआ और हो ची मिन ने एक नए राष्ट्र का चेयरमैन बन गया। वियतनाम का विभाजन भी प्यारे बच्चों हुआ था। कैसे? तो फ्रेंच शासन ने दोबारा वियतनाम को अपने नियंत्रण में लेने का कोशिश किया। उन्होंने इस काम के लिए वहाँ का राजा बाओ दाई को कठपुतली के तरह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मजबूरन वियतनाम के पहाड़ियों में भागकर छुपना उनको पड़ा और 1954 में
8 साल की लंबी लड़ाई के बाद वियतनाम ने फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फू में हरा दिया। समझ सकते हैं, 8 साल की लंबी लड़ाई चली थी। फ्रांस की हार के बाद जिनेवा में एक शांति वार्ता हुई। वियतनाम के 2 भागों में विभाजन कर दिया गया वियतनाम को, एक उत्तरी और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का सत्ता हो चिन मिन और कम्युनिस्ट को मिली, मैंने दोनों मिल करके चला रहे थे। और दक्षिणी वियतनाम की सत्ता बाओ दाई को मिली। कुछ ही दिन में नगो दिन डीएम के नेतृत्व में बाओ दाई शासन पर या शासन का तख्ता पलट हो गया और डीएम एक तानाशाह शासक बन गया। वह एक तानाशाह, मैंने पहले भी बताया था तानाशाह के मतलब क्या होता है। वैसे शासक जो विपक्षी या जनता किसी के आवाज़ को शक्तिपूर्वक कुचल देता है ना, उस वैसे शासक को तानाशाह कहते हैं। तो उसके बाद नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक नए डीएम के तानाशाह शासक का क्या किया, विरोध किया। और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक चीन मिन सरकार की मदद ली और देश को एकीकरण के लिए संघर्ष किया। देश के क्या चीज़ के लिए, एकीकरण के लिए संघर्ष किया। तो अमेरिकी कब्जा के बारे में थोड़ा सा जान ले। युद्ध में अमेरिका को शामिल होना, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने से अमेरिका सरकार को यह डर सताने लगा। आज भी अमेरिका सरकार, क्योंकि वह पूंजीपति सरकार है, आज भी कम्युनिस्ट से वो भी डरता है। अमेरिका सरकार कम्युनिस्ट से क्या होती है, डरती है ना। तो डर सताने लगा। तो माने आसपास के क्षेत्र में भी वैसे ही सरकार बनेगी। अमेरिका हर हालत में कम्युनिज्म को फैलने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में बड़ी संख्या में अपनी सैनिक और अत्याधुनिक हथियारों और सज्जो समाल का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी वियतनाम के युद्ध में अमेरिका के सैनिकों भारी संख्या में हताश हुए। समझ सकते हैं, उस समय में ही सबसे बड़ा शक्तिशाली बम वर्षण विमान B-52 था। उस समय का बम बरसाने वाला एक विमान था, उसका नाम था B-52 का इस्तेमाल किया था। समझ सकते हैं, उस युद्ध में लगभग 47,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और लगभग 3,03,000 सैनिक घायल भी हुए थे। उसमें से लगभग 23,000 सैनिक पूर्ण रूप से अपाहिज हो गए थे। अमेरिका के आगे वियतनाम बहुत कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन वियतनाम के लोगों ने मातृभूमि के रक्षा के लिए डट करके मुकाबला किया था और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तो अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका के अधिकांश लोग वियतनाम में अमेरिकी दखल का विरोध कर रहे थे। कई तत्कालीन विचारकों को लगता था कि ऐसा युद्ध में या ऐसे युद्ध में पड़ना ही नहीं चाहिए जिसमें जीत की संभावना नगण्य हो। अमेरिका मीडिया 2 धड़ों में बटी हुई थी। कुछ उस युद्ध के तरफ थे जो उसका आलोचना कर रहे थे, और जॉन वाइन की फिल्म ग्रीन वेरेट ने वियतनाम में अमेरिकी दखलंदाजी का समर्थन किया था। जॉन फोर्ड कोपोला की फिल्म एक था जिसका नाम था
एपोकैलिप्स नाउथ 1979 ईस्वी में, है ना, उसका आलोचना की गई थी। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। और हो चीन मिन भूलैया मार्ग एगो था। हो चीन मिन भूलैया मार्ग जिसको कहते हैं, यह पगडंडी और सड़कों का एक बड़ा भारी जाल था। इस मार्ग का इस्तेमाल सैनिक और रसद को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने के लिए किया जाता था। उस मार्ग पर जगह जगह सैनिक अड्डे थे, अस्पताल बने हुए थे। अधिकतर सामान महिलाओं बच्चों ढोया करते थे। रसद को या तो पीठ पर या साइकिल से ढोया जाता था। हो चीन मिन्ह मार्ग का अधिकतर हिस्सा वियतनाम से बाहर लाओस और कंबोडिया में था और शाखाएं दक्षिण वियतनाम तक थी। अमेरिकी सैनिक ने उस मार्ग को तबाह करने के कई बार कोशिश किया, जिसमें बम भी बरसाया, लेकिन वियतनाम के जुझारू लोग आनन फानन में उसकी मरम्मत कर देते थे। और हो चीन मिन्ह भूलैया मार्ग वियतनाम के लोगों की बहादुरी और सूझबूझ की एक जीत थी। महिलाओं की भी भूमिका उस युद्ध में बहुत हुआ। वियतनाम के महिला को चीन की महिला के तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त थी। निचले वर्ग की महिला पर यह बात कुछ ज़्यादा ही लागू होता था, लेकिन उन्हें सीमित स्वतंत्रता मिली हुई थी। सार्वजनिक जीवन में उनका कोई खास योगदान नहीं था, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन के फलने फूलने के साथ स्थिति भी बदलने लगी। महिलाओं ने हो चीन मिन्ह मार्ग में सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरा योगदान दिया। मैंने उसमें कोई चावल ढोना या सैनिक को मदद करना, इसमें महिला लोग भी करते थे। युद्ध में महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी। शांति काल में महिलाओं ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अपनाई, है ना, कुछ चीज़ को निर्माण करके। जैसे प्यारे बच्चों, मेरे देश में आज भी स्वयं सहायता समूह संगठन जो चलता है, या जीविका का जो माँ बहनें जो काम करती है, उसी तरह से वहाँ पर भी काम करने लगे। अमेरिकी कब्जा का अंत क्या हुआ प्यारे बच्चों, इस चीज़ों को देखें तो 1974 ईस्वी में जनवरी में पेरिस में एक सांझी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और उस समझौता के साथ अमेरिका के साथ होने वाली लड़ाई समाप्त हो गई। लेकिन साइगाओ शासन और एनएलएफ की लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1975 ईस्वी में एनएलएफ ने साइगाओ के राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जा में ले लिया और इसके साथ ही एक सकल वियतनाम का स्थापना किया। कौन वियतनाम प्यारे बच्चों? सकल वियतनाम। तो सकल वियतनाम क्या था प्यारे बच्चों? अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। पहले एक चीज़ है प्यारे बच्चों कि इंडो चीन का राष्ट्रवाद में जो मैंने आपको बतलाया, तो वहाँ पर साफ सफाई और बीमारी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें तो यहाँ पर हनोई शहर का निर्माण में अत्यधिक अभियंत्रण और वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था। उपनिवेशी शासकों के लिए बड़े सुंदर शहर में चौड़े मार्ग और नालियाँ थी। वे स्वच्छता के मिसाइल तौर पर बड़े नाले में चूहों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। और वो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? उस समय जिस तरह से आज कोरोना जो रोग है या महामारी है फैल रहा है, उसी तरह से प्लेग का उस समय बहुत बड़ा भय था।
गांव के गांव साफ कर देता था, है ना। इसमें तो 1-2 परिवार मरता है, बहुत खतरनाक वह बीमारी था। इसका नतीजा ये हुआ कि हनोई शहर में प्लेग की महामारी एकदम फैल गई। चूहा का शिकार, है ना, प्लेग जैसे खतरनाक बीमारी को रोकथाम करने के लिए 1902 ईस्वी में चूहे को पकड़ने की योजना बनाई गई और इससे वियतनाम के मजदूरों के प्रति चूहे के दर से पैसे मिलते थे। जय को पकड़ा उतना, है ना, पैसा मिलता था। लोगों ने हजारों की संख्या में चूहे पकड़ने की काम शुरू कर दी। चूहे पकड़ने से मजबूत के रूप में, सबूत के रूप में उसको क्या, चूहे की दुम दिखाना पड़ता था। मैंने चूहा फेंक देता था, उसका पूंछी काट लिया जाता था, वो दिखाना पड़ता था और वही गिन करके पैसा उसको मिलता था। कई को पूंछी चूहा का जो है अति किया है। कई लोगों ने इस मौका का पूरा फायदा उठाया। क्या किया कि लोगों ने चूहे के मरने के बजाय उसके पूंछ काट करके पैसा खाली कमाने लगे, है ना, उसका पूंछ खाली काट लेते थे। समझ गए। कुछ लोग तो क्या किया कि मोटी कमाई के उद्देश्य से चूहा पालना शुरू कर दिया और उसका पूंछ काट काट करके पैसा कमाता था। धर्म और उपनिवेश के बारे में अगर वहाँ के देखें प्यारे बच्चों, तो वियतनाम के धार्मिक मान्यताओं में बुद्ध, कन्फ्यूशियस और अस्थाई रीति रिवाज का मिश्रण था। फ्रांस से आई मिशनरी द्वारा यहाँ ईसाई धर्म की पर भी प्रचार प्रसार का कोशिश हुआ, जो स्थानीय लोगों का पसंद नहीं आया। 18वीं शताब्दी से ही पश्चिमी मान्यताओं के विरोध में कई धर्म आंदोलन भी हुआ। ईसाई धर्म के खिलाफ होने वाले आंदोलन का एक उदाहरण 1868 ईस्वी में स्कॉलर रिवोल्ट था। कौन था? स्कॉलर रिवोल्ट था। हुइन फू सो इस तरह के आंदोलनों में से एक था। हुआ हाओ, जिसकी शुरुआत में 1939 ईस्वी में जो मेकांग डेल्टा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इस आंदोलन का जनक का नाम था हुइन फू सो, जो कई तरह के चमत्कार किया था। वे गरीबों को मदद करने का काम किया था, समझ गए ना। और हुइन फू सो अनाप शनाप खर्चों का आलोचना करते थे, जिससे और लोकप्रियता बढ़ गया था। उन्होंने समाज में कुरीति के खिलाफ आंदोलन चलाया। बाल विवाह, जुआ, शराब, अफीम, ये सब का इसलिए लोकप्रियता तो बढ़ेगा ही, है ना। इतना ही नहीं, क्या हुआ, उस आंदोलन को जब ये ऐसा करने लगे तो उसको कुचलने के लिए, है ना, किसको कुचलने के लिए प्यारे बच्चों? हुइन, है ना, इसको कुचलने के लिए, हुइन सो फो को कुचलने के लिए लोग पागल करार कर दिया और उसको पागल बोने का नाम दिया गया। उसके पागल खाने में भी लोग डाल दिया, लेकिन डॉक्टर ने उसे पागल होने का सर्टिफिकेट देने पहुंची, वही उसका प्रशंसक बन गया। जो उसको पागल चुना गया कि उसको पागल के फेंक दिया जाए, पागल है, लेकिन उसका प्रशंसा करने लगा। अंत में देखा कि नहीं हुआ तो उसको देश निकाला दे दिया गया और उसको लाओस भेज दिया गया। उनके कई अनुयायियों को, है ना, कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया गया प्यारे बच्चों। इस तरह से किया गया, ऐसे होता था। और प्यारे बच्चों, फाई बोई चाउ वे एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिसकी शिक्षा कन्फ्यूशियन पद्धति से होती थी, समझ सकते हैं। उन्होंने 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी माने हुई ताई
होई वहाँ का नाम था उसको, का गठन किया। उस सोसाइटी का नेतृत्व प्रिंस कुआंग डे करते थे। कौन करते थे? प्रिंस कुआंग डे करते थे। और फाई बोई चाऊ को 1905 में योको हामा ने चीनी सुधारक लियांग क्विचाओ से मिलने का मौका मिला। इस तरह से जब मौका मिला तो फान द्वारा लिखित प्रभावशाली किताब, फान बहुत प्रभावशाली किताब लिखे थे, है ना। एक किताब थी उनकी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ये क्विचाओ का गहरा प्रभाव दिखता है, समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। इस किताब को मुख्य रूप से दो मुद्दे पर बात की गई, एक स्वायत्तता का नाश और चीन के साथ टूटे हुए संबंध। वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई में फान की भूमिका भी रही। अब चीन और जापान का क्या प्रभाव पड़ा प्यारे बच्चों, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चीन एक आधुनिक और ताकतवर देश बन गया था। 1907 में जापान के रूस पर फतह के साथ जापान का सैन्य शक्ति साबित हो चुका था। अब जापान किसी नए विवाद से दूर रहना चाहता था, क्योंकि विवाद में युद्ध होता है। इसलिए जापान में 1907 में या जापान की सरकार 1907 में वियतनाम के छात्रों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और कई क्रांतिकारियों को जापान से निकाला दे दिया गया, जिन्होंने चीन और थाईलैंड में उनका पनाह मिला। प्यारे बच्चों, इस तरह से हुआ और चीन में होने वाले बदलाव का प्रभाव भी वियतनाम के राष्ट्रवादियों पर पड़ा था। यह सन सायत सेन वहाँ का थे, सन सायत सेन के नेतृत्व में 1911 में एक लोकप्रिय आंदोलन हुआ वहाँ, जिसे लंबे समय तक चला। राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई, लोकतंत्र की बहाल की गई और वियतनाम के छात्रों पर उस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। उन्होंने एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम, उसका मूल नाम था वियत कुआन फुक होई बनाया। अब लोकतंत्र की स्थापना ही आज़ादी की लड़ाई का मतलब था प्यारे बच्चों। अब हम लोगों को ये देख लेना है प्यारे बच्चों, ये जो मैं बतला रहा हूँ अब ये देखिएगा। और उपनिवेशिक शिक्षा तो अब जानते ही हैं, है ना। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानना तो बहुत ज़रूरी ही है, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ें तब ना कुछ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब आप लोग भी फिर क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा, आप बना लेंगे। यही तो आपका पढ़ना था प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों। 10th के हिस्ट्री इंडो, उसको आपको क्वेश्चन आंसर कर लेना है प्यारे बच्चों। देखिए, इसको क्वेश्चन आंसर आपको अपने से इसको करते चल जाना है। देख रहे हैं ना, जो भी है इसको क्वेश्चन आंसर अपने से करना होगा आपको। देख लीजिए, जो भी NCERT का है जो क्वेश्चन मैंने लिखा, इसको क्वेश्चन आंसर अवश्य कर लीजिएगा।
देखिएगा प्यारे बच्चों, ये स्टॉप कर 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 करके ये सब जो है आपको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। और बाकी जो आपका क्वेश्चन है बनाने का अपना कोशिश करेंगे। क्लास 10th का